नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत चल रहा था, तो आज दूसरा टॉपिक होगा आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जन देव आपके 5वें सिख गुरु हैं, और इनको जो बोल सकते हैं मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने दिया था। जहांगीर बोल सकते हैं, इनका जो नाम था, जहांगीर का नाम सलीम था। और ये जो था शायद से इन्होंने जो खुसरो था इनका बेटा, उसको शरण दी थी, तो संबंध कुछ बेहतर नहीं थे, तो ये आपने याद रखना है। 5वें, और उसके बाद जो 6वें सिख गुरु होते हैं आपके हरगोविंद, वो आपके पहले मिलिटराइज्ड हो जाते हैं, मतलब क्या, सेना रखना स्टार्ट कर देते हैं, हथियारबंद। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है, गुरु अर्जन देव की अगर बात करें तो 5वें सिख गुरु हैं। तरन तारण साहिब शहर के संस्थापक यही माने जाते हैं। मुगल शासक जहांगीर द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के कारण उन्हें मार दिया गया था, और लगभग लगभग 1606 में निष्पादित हो गया था। सिख ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ का पहला जो आधिकारिक संस्करण था, उनके द्वारा संकलित किया गया था। गुरु हरगोविंद गुरु अर्जन देव के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर की अगर बात करें तो चौथे मुगल शासक हैं, अकबर के बेटे हैं, और इनका मूल नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, और जिसका अर्थ होता है जहांगीर का दुनिया का विजेता। थॉमस रो 1615 में इन्हीं के टाइम पे भारत आया था। इन्हीं के टाइम पे हॉकिंस भी आता है, कैप्टन हॉकिंस, जिसे ये इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। इंग्लिश खान, ये हॉकिंस को देते हैं, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस आया था 1508 में, ये आपने याद रखना है। अकबर की अगर बात करें, तीसरा मुगल शासक है, और अगर आप देखेंगे तो इनका बोल सकते हैं जो संरक्षक थे वो बैरम खां थे, जो हुमायूं की सेना में बोल सकते हैं मीर बख्शी के पद पे थे या सेनापति थे। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती 1556 में, वो पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि अकबर नहीं करते, उनकी जगह बैरम खां इस युद्ध को लड़ते हैं। और किसके खिलाफ लड़ते हैं? तो जो आपके रहते हैं हेमू विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनके खिलाफ ये युद्ध लड़ा जाता है। बाबर की अगर बात की जाए, बाबर लिख लेना, तो ये लिखा मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं, मुगल वंश के पहले शासक हैं भारत में। और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज रहते हैं, शायद से 5वें थे, और माता की तरफ से चंगेज़ खां के शायद से 12वें वंशज से ये। और ये तुर्क से आते थे, और ये जो बोल सकते हैं मुगल जो नाम आता है वो मंगोल नाम से आता है। और एक्चुअल में ये चगताई तुर्क इनकी जो बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जैसे बोलते हैं तुझ के बाबरी, एक आपने याद रखना है। बाद में जाके इसका अनुवाद किया जाता है जब फारसी में, बाबरनामा, तो वो लिखे अब्दुर्रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। हुमायूं की अगर बात करें, दूसरे शासक हैं, और इनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और दो युद्ध लड़े हैं, कन्नौज का युद्ध, यहाँ पे कन्नौज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बाबर लिख लेना आप। कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और एक चौसा का युद्ध है, चौसा बिहार में था, तो ये शेरशाह सूरी के खिलाफ, जिसमें हार होती इनकी। और ये हुआ था आपका कब? 1539 में। और फिर बिहार से जब ये उत्तर प्रदेश की तरफ आते तो कन्नौज बिलग्राम में, तो ये यहाँ से तब क्या हो जाता है कि हुमायूं भाग खड़े होते हैं, और किस तरफ चले जाते हैं? आपका सिंध की तरफ चले जाते हैं। हुमायूं सिंध के शासक रहते हैं, अमरकोट, सिंध में अमरकोट के शासक थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर नाम क्या था यार उनका? वीरभाल था कि कुछ था। तो अमरकोट के शासक के यहाँ ही पैदा होते हैं, कौन? अकबर। ये आपने याद रखना है, ये राजपूत शासक थे, अमरकोट के जो शासक थे। और वहीं पर शादी होती है हुमायूं की हामिदा बानो बेगम से, जो इनकी पत्नी है, जो हुमायूं का मकबरा बनाएगी दिल्ली में। हुमायूं नामा एक किताब है हुमायूं के जीवन से संबंधित, ये इनकी जो बोल सकते हैं सौतेली बहन है, वो है आपकी गुलबदन बेगम, वो लिखेगी। मुगलों की बात करें तो मुगल शासकों के दो महान वंशों के वंशज हैं, मैं बता दिया था। माता की तरफ से किसके? चंगेज़ खां के, और पिता की तरफ से तैमूर लंग के, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मुगलों को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। उज्बेक वो अपने आप को कहलाते थे। दूसरी तरफ क्या था? तैमूर वंश पे वो ज़्यादा गर्व करते थे, ये आपने याद रखना है। कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पूर्व महान पूर्वज 1398 में, जानते हैं आप, दिल्ली की तरफ हमला किया था किसने? तैमूर लंग ने, जब बोल सकते हैं आपका तुगलकों का शासन था। अच्छा, अब अगर बात करें सिख गुरुओं की, तो पहले गुरु गुरु नानक देव 1469 से लेकर 1539 तक पहले सिख गुरु हैं, संस्थापक माने जाते हैं सिख धर्म के। गुरु का लंगर की शुरुआत की, लंगर व्यवस्था आप जानते हैं, और बाबर के समकालीन थे। और 550वीं अभी जयंती मनाई गई थी आपका 2019 में, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर को स्टार्ट कर दिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा आते हैं गुरु अंगद देव आते हैं,
तो गुरु अंगद देव वो हैं जो गुरुमुखी जो लिपि है पंजाबी की उसका आविष्कार कर लेंगे और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाते हैं, बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अंगद देव के बाद आएंगे अमरदास। तो जो विवाह होता है आनंद कराज, जो बोल सकते हैं विवाह समारोह होता है पंजाबियों के बीच में, सिखों के बीच में, तो आनंद कराज को स्टार्ट करेंगे। और लिखा हुआ है सिखों के बीच में सती और प्रथा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। अमरदास अकबर के कहते हैं समकालीन थे। चौथे गुरु आते हैं रामदास। रामदास की अगर बात करें तो 1577 में अकबर द्वारा इन्हें अमृतसर में ज़मीन दी जाती है, जहाँ पे ये अमृतसर शहर की क्या करते हैं स्थापना करते हैं, और उसके बाद स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं रामदास। अर्जन देव आते हैं, तो आदि ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी 1604 में, स्वर्ण मंदिर का काम पूरा करवाते हैं। वह शाहिदीन देत सरताज के रूप में प्रचलित थे। जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में इन्होंने मार दिया गया था। जहांगीर ने इनके क्या कर दी थी, मृत्युदंड दे दिया था राजकुमार खुसरो। खुसरो जहांगीर का ही बेटा है, ठीक है ना, पर ये कन्फ्यूज मत होना, खुर्रम एक खुर्रम है जो एक्चुअल में कौन है, शाहजहां, खुसरो दूसरा है। अच्छा, हरगोविंद की अगर बात करें तो सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया था, क्योंकि इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो सैनिक संत के नाम से भी जाना जाता है हरगोविंद को। अकाल तख्त की स्थापना यही करते हैं और अमृतसर शहर को और मजबूत करते हैं, और जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी इन्होंने छेड़ा था, ये आपने याद रखना है। गुरु हर्राय आते हैं, शांतिप्रिय थे, इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने में तथा मिशनरी काम करने में समर्पित किया था। उसके बाद हरकिशन आते हैं, ये सबसे छोटे गुरु थे जो 5 वर्ष की आयु में के बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, और इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किया गया था। गुरु तेग बहादुर आते हैं, 9वें सिख गुरु हैं, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक या सृष्टि चादर के रूप में याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक, कवि भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति विषय में विस्तृत वर्णन किया है। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। ये एक उत्साही यात्री भी थे, उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नानकी शहर की स्थापना की थी, जो बाद में जाके पंजाब में आनंदपुर साहिब के नाम का बोल सकते हैं आनंदपुर का हिस्सा बन गया था। गुरु तेग बहादुर वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उन्हें बोल सकते हैं उनका सर कलम कर दिया गया था, और वहीं पे आपको इन्हीं के नाम पे मिलेगा, शीशगंज साहिब की स्थापना हुई थी वहाँ पे साहिब। अंतिम सिख गुरु आते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु थे, तो 1699 खालसा पंथ की स्थापना कर देते हैं, एक नया संस्कार पाहुल चलाते हैं, और अंतिम क्या है, मानव रूपी क्या है, सिख गुरु हैं। उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो आपके 11वें गुरु के रूप में माने जाते हैं और इमोर्टल माने जाते हैं, इसको माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, शीर्षक और काम आपने मैच करना है। तो बख्शी जो होते थे वो सैन्य विभाग का क्या होता था आपका, सैन्य विभाग का प्रभारी होता था, ये आपने याद रखना है। अमल गुजार जो होता था, अमल गुजार का संबंध जो होता था आपका, वो राजस्व संग्रहकर्ता से होता था। कोतवाल जो होता था कानून व्यवस्था बनाए रखता था, आज भी कोतवाली आप जानते हैं किसको बोला जाता है, पुलिस स्टेशन को बोला जाता है। और मुकद्दम जो होता था वो सरपंच होता था गाँव स्तर पर। तो आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशासन व्यवस्था आती मुगलों के टाइम पे पैदा आता है प्रांत सूबा, जिसमें बोला जाता है उसमें सिपा सलार होता था, ये प्रमुख कार्यकारी जो होता था अधिकारी होता था अकबर के अधीन, और बाद में उन्हें निज़ाम या सूबेदार के रूप में जाना जाता था। दीवान होता था राजस्व विभाग का प्रभारी, बख्शी होता था सैन्य विभाग का प्रभारी। फिर सूबों के अंदर जिले आते थे जिन्हें सरकार कहा जाता, वहाँ पे फौजदार होता था, जो प्रशासनिक प्रमुख होता था, अमल या अमल गुजार होता था, राजस्व प्रमुख होता था। कोतवाल होता था कानून व्यवस्था और रख रखाव, आपराधिक मामलों का परीक्षण और मूल्य विनिमय, ये इसके अंतर्गत आता था। फिर आता था परगना, परगना में होते थे सिकदार, प्रशासनिक मुख्य ने फौजदार और कोतवाल के कर्तव्यों को अपने आप में मिला लिया था। अमीन कानून को राजस्व अधिकारी होते थे। तो आज भी व्यवस्था चलती है आपकी। गांव की अगर बात करें तो मुकद्दम मुखिया होता था, पटवारी, लेखपाल, चौकीदार, ये आपको देखने मिलते थे। और बाबर, ये कुछ बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य की जो बोल सकते हैं शासक थे। बाबर का बेटा हुमायूं, फिर अकबर शासक बनता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ये प्रमुख शासक है, ठीक है ना। यहीं तक बोल सकते हैं मुगल काल अपना फ्लरिश फॉर्म में था, बिल्कुल कैसा था, ऊंचाइयों को छू रहा था। इसके बाद गिरना स्टार्ट कर देता है और अंग्रेज अपने आप को मजबूत करते हैं। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था, तो उसका संरक्षक था बैरम खां। तो 1556 कालानौर पंजाब के राज्य पर चढ़ाई की जाती है अकबर के द्वारा, हालांकि अकबर उसमें काफ़ी छोटा था, 13-14 साल का। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन शुरू किया था, क्योंकि 13 साल की उम्र में शासक बन गया था। तो उसके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वह मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था, बैरम खां की बात की जा रही, और हुमायूं ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है 1556 में, बैरम खां क्या करता है मुगलों के बोल सकते हैं
मुगल सेना का नेतृत्व करता है पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य के खिलाफ। अच्छा, अकबर पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं था, तो अनपढ़ था, याद रखना है, अनपढ़ माना जाता है, लेकिन वह जिज्ञासु था और हमेशा नया ज्ञान सीखने की कोशिश करता था। वह हमेशा धर्म के सिद्धांत के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता था। 1578 में इबादत खाने की स्थापना करता है, और इबादत खाने में सभी क्षेत्र के जो विद्वान होते थे, चाहे वो आपका जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बोल सकते हैं मुस्लिम हो, सबको वाद विवाद के लिए क्या करता था, आयोजित करवाता था, या आयोजन करवाता था वाद विवाद से संबंध। हालांकि बाद में जाके उसने वाद विवाद वाली परंपरा को तोड़ दिया था। 1582 में दीन इलाही अपना एक धर्म चलाता है, और 1556 आप जानते हैं, इससे पहले अगर दीन पन्हा जो पुस्तकालय जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था दिल्ली में, वहीं पर क्या हो जाती है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हो जाती है, 14 फरवरी 1556 को, उससे पहले सॉरी 1556 फरवरी के या जनवरी के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, हुमायूं की। और फिर 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब में अकबर का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अकबर ने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया आपका। सभी तो नहीं, हाँ, तो यही आंसर हो गया। प्रशासन में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नहीं, धार्मिक सद्भाव बनाने के लिए उसने दीन इलाही चलाया था। मनसबदारी वंशानुगत थी, वंशानुगत नहीं थी, ये आपने याद रखना, तो आंसर हो जाता है, केवल आपका पहला आंसर होगा। तो मनसबदारी व्यवस्था की अगर बात करें तो मनसबदारी अकबर द्वारा जागीरदारी व्यवस्था के स्थान पर शुरू की गई सेना और सिविल सेवाओं की एक व्यवस्था थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका व्यक्तिगत जो अर्थ होता है वो होता है पद, दर्जा या ओहदा। इस प्रकार मनसबदारी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक सरकारी अधिकारी को पद निर्धारित किया जाता था, ठीक है ना, धार्मिक तो था नहीं। अच्छा, अकबर द्वारा सैन्य प्रशासन और सैन्य के कुछ हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के लिए पेश किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलिया में अपनाई जाने वाली व्यवस्था थी, ये आप याद करना। मुगल अधिकारी चाहे हिंदू या मुसलमान सैन्य सेवा के बदले में क्षेत्रीय आदेश दिए जाते थे, अतः यह एक वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। उन्हें कुछ निश्चित संख्या में हथियारबंद आदमियों, घोड़ों और हाथियों के मैदान में लाना था। उन संख्याओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता, जिन्हें जात के नाम से जाना जाता था। 10, 20, 100, 1000 इत्यादि के मनसबदार अलग अलग होते थे। जात सैनिकों की उस संख्या को कहा जाता था जिन्हें एक मनसबदार को बनाए रखना होता था। सवार एक मनसबदार के अधीन घोड़ों की वास्तविक संख्या को दर्शाता था। तो जात सैनिकों को और सवार घोड़ों को। मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका ये दो व्यक्ति थे जिन्हें 7000 का मनसब प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 5000 जातों के साथ भगवान दास ने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को विशेषाधिकार युक्त स्थान प्राप्त किया था। अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने वाले राजकुमार और राजपूत शासकों को उच्च मनसब दिए गए थे। अब मैच करना है, सूबा कैसे बोला है। सूबा बिल्कुल सही, एक नई क्षेत्रीय इकाई थी, जब्ती या बंदोबस्त राजस्व प्रणाली थी, ठीक है ना, जिसे दहसाला सिस्टम भी बोला जाता था, जब्ती सिस्टम, टोडरमल सिस्टम भी बोला जाता, जो उनके वित्त मंत्री थे। मनसबदारी सिस्टम में या मनसब जो अधिकारी श्रेणी होती है, अभी बता दिया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों सही है। तो लिखा, मुगल साम्राज्य के तहत प्रशासन। मुगलों ने सल्तनत और शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था की कई विशेषताओं को बरकरार रखा था। शेरशाह के अधीन परगना गांवों का एक समूह होता था, सरकार परगनाओं का एक समूह होता था। सरकार के समूह कुछ हद तक सूबा या प्रांत की तरह की प्रशासनिक इकाइयों के विशिष्ट कार्यालयों के तहत रखा गया था। मुगलों ने सूबा नामक एक नई क्षेत्रीय इकाई को औपचारिक रूप दिया था। अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों या सूबों में विभाजित किया गया था। सबसे ज्यादा जो प्रांत थे या जो सूबे थे वो औरंगजेब के टाइम पे थे, ये आपने याद रखना है। मुगलों द्वारा जागीर और मनसब प्रणाली की संस्थाएं भी शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रणाली, इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक श्रेणी मनसब सौंपी गई थी। रईसों के लिए निम्नतम श्रेणी जो होती 10 और उच्चतम 5000 थी। हाँ, पर कुछ आते जैसे कोका था या फिर मानसिंह था, इनको तो 7000 का मनसब भी मिलता था। शाही रक्त के राजकुमारों को और भी उच्च पद प्राप्त थे। श्रेणियों को दो रूपों में जाट और सवार विभाजित किया था, जाट और सवार, ठीक है ना, अभी बता दिया। तो ये सैनिकों के लिए इस्तेमाल होता था, सवार आपका घोड़ों के लिए। जाट का मतलब व्यक्तिगत होता था या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को तय करता था। सवार श्रेणी एक व्यक्ति के घुड़सवार सैनिकों की संख्या को इंगित करता था जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने पड़ते थे। मनसब पद वंशानुगत नहीं था, सभी नियुक्तियों और पदोन्नति साथ ही प्रकाश सीधे सम्राट के द्वारा, यह बोल सकते बादशाह के द्वारा होती थी। भूमि राजस्व प्रणाली, अकबर अपने प्रशासन में राजस्व प्रयोग के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूर की राजस्व नीतियों ने मुगल राजस्व व्यवस्था का आधार माना जाता है उन्हें। 1581 में राजस्व जो मंत्री थे राजा टोडरमल ने पूरी भू राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन किया था, जिसे जब्ती बंदोबस्त या दहसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, हालांकि 1580 के आसपास है, तो 10 साल का रिकॉर्ड रखना होता था कृषि भूमि का, पिछले 10 साल का, ठीक है ना। तो उसके तहत देखा जाता था, औसतन देखा जाता था कि भाई कितना कर लिया जाए, किस प्रकार की भूमि है। अगर बोल सकते हैं एक उपजाऊ भूमि तो उस पर कर कुछ अलग लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं लाभ के आधार पर या बोल सकते हैं उपज के आधार पर कर लिया जाता था। और जो बोल सकते हैं कर व्यवस्था थी वो 1/3 होती थी,
कर, वो राजस्व कर 1/3 होता था, ये आपने याद रखना है। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के दौरान एक चित्रकार थे? खुद एक चित्रकार था, कौन? जहांगीर, ठीक है ना, तो इसे पेंटर किंग भी कहा जाता है, पेंटर किंग। तो इसने कई सारे चित्रकारों को अपने टाइम पे क्या दे रखा था? संरक्षण भी दे रखा था। तो लिखा जहांगीर का अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं बचपन का नाम क्या था? सलीम था। तो लिखा जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। मंसूर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर एक का कलात्मक झुकाव था कला की तरफ, और उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला और भी ज़्यादा विकास हुआ था। ब्रश वर्क बेहतर हो गया था, रंग हल्का हो गया था। जहांगीर भी यूरोपीय चित्रकला से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। उस्ताद मंसूर अगर इनकी बात करें तो अगर आप इनका टाइम फ्रेम देखें तो 1590 से लेकर 1524 17वीं सदी के मुगल चित्रकार और दरबारी कलाकार थे। वह जहांगीर 1605 से 1627 के शासनकाल के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इस अवधि के दौरान उसने पौधों और जानवरों का चित्रण करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। साइबेरिया क्रेन जो आपका एक सारस टाइप का पक्षी होता है को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति होने के अलावा बट डोडो, अब तो ये आप जानते हैं ये पक्षी क्या हो गया आपका, विलुप्त हो गया, को रंग में चित्रित करने वाले सबसे पहले कलाकार थे। अकबर के शासनकाल के अंत में उन्होंने उस्ताद गुरु की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान उनकी उत्कृष्ट कृतियों ने उन्हें निदिर अल असर की उपाधि दी थी। हालांकि बड़े पैमाने पर अपने प्राकृतिक इतिहास के चित्रण के लिए उन्हें जाना जाता है। उन लोगों को विभिन्न पांडुलिपि चित्रों में चित्रित किया। पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित। आ गया था नूरुद्दीन मोहम्मद जागीर मोहम्मद जहांगीर। तो लिखा हुआ है, नाम वैसे जानते हैं आप, शहजादा बोल सकते हैं सलीम इनका नाम था। 1605 से 1627 तक चौथे मुगल शासक है जिन्होंने शासन किया था, और अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। और इनका विवाह हुआ था नूरजहाँ से, मेहरुनिसा से, और काफ़ी लेट हुआ था, शादी हुई थी 1611 के आसपास। तो आई थिंक नूरजहाँ जो थी वो शेर अफगान की क्या थी? पत्नी थी। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर शादी करता है, विधवा रहती है नूरजहाँ। अच्छा लिखा अकबर पूर्ण अबू अल फतील अल जलाल, या बोल सकते हैं कौन था, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर उपाधि थी जब इसने जजिया कर वगैरह हटाया था, जजिया कर और आपका बोल सकते हैं तीर्थ यात्रा कर हटाया था। तो जो इसके हिंदू सामंत थे उनके द्वारा इस अकबर की उपाधि दी गई थी। तो 1542 में इनका जन्म होता है, अमरकोट में, पाकिस्तान में आता है आपका। और 1605 तक इनका शासन है। आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना। अच्छा लिखा हुआ 1556 से 1605 तक ये शासन करते हैं, अभी बताया था। और इनका जो बोलते हैं पंजाब की तरफ इनका राज्याभिषेक हुआ था। 1530 में हुमायूं ने अपने पिता को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासनकाल के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। अच्छा हुमायूं का कब होता है आपका राज्याभिषेक? 1530 में, जब बाबर मरता है। और हुमायूं जो शासक बना था वो 22 साल की उम्र में बना था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी, जो मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के अभिलेखों से संबंधित इनमें से किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये अकबरनामा का हिस्सा है, ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ है आईन अकबरी एक विस्तृत दस्तावेज जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन को दर्ज करता है, जो उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। नवरत्नों में से एक था अबुल फजल अकबर के। आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे आधुनिक समय प्रशासन की रिपोर्ट और सांख्यिकीय संकलन या गजेटियर में कहा जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। आईन अकबरी को स्वयं 5 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो अकबरनामा तो बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं एक ग्रंथ है। पहली पुस्तक शाही घराने से संबंधित है, दूसरी सम्राट, सैन्य और सिविल सेवाओं के नौकरों के साथ से संबंधित है, तीसरी पुस्तक शाही प्रशासन से संबंधित, इसमें न्यायिक और कार्यकारी विभागों के लिए नियम है। चौथी पुस्तक में हिंदू दर्शन, विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य की जानकारी है। पांचवी पुस्तक में अकबर की बातें शामिल है। तबाकत अकबरी ये लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने। भक्तमाल ब्रजभाषा की एक कविता है जो 200 से अधिक भक्तों की लघु आत्मकथाएं देती है। इसे गुरु नाभा दास ने लिखी थी, और तकमीला ए अकबरनामा निज़ामुद्दीन द्वारा लिखी गई थी। चलो आगे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हिंदू महिलाओं की सती को समाप्त कर दिया? सती प्रथा को समाप्त करने वाला शासक था अकबर। तो 1582 की बात है, अकबर ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा है, पंजाब के काला दौर में 14 साल की उम्र में क्या कर दिया जाता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि उसे दे दी जाती है, और उसका जो शिक्षक और संरक्षक था वो बैरम खान नियुक्त कर दिया जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू विक्रमादित्य, जो बोल सकते हैं आदिल शाह सूर का क्या था, सेनापति था, उसके साथ बैरम खां का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि हेमू विक्रमादित्य की क्या हो जाती है, बोल सकते हैं मारे जाते हैं। बैरम खां ने हेमू को हराया, कब्जा कर लिया और मार डाला था। अच्छा पेटीकोट सरकार उसके बाद देखने मिलती है बैरम खां 1560 से 1562 के, ये देखने मिलती है, जो उनकी बोल सकते हैं दाई माँ थी महामंगा या महाम अनगा। तो इनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है अकबर पे शुरुआत के टाइम पे उसमें।
और अदम खां जुंटा ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576, मेवाड़ के राजा प्रताप बोल सकते हैं महाराणा प्रताप आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच में लड़ाई होती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और कौन, मान सिंह, जो बोल सकता है भतीजा है किसका, अकबर का, उसके साथ युद्ध होता है, जिसमें राणा प्रताप शुरुआत में हारते हैं पर काफ़ी ज़्यादा जो बोल सकते हैं जमीन वापस ले लेते हैं। अकबर के दौरान प्रशासन, उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था तथा युद्धबंदियों को जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया था। उन्होंने धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने अब्दुस समद की अध्यक्षता में पेंटिंग कारखाना की स्थापना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसके परिशिष्ट को आईने अकबरी कहा गया है। मनसबदारी प्रणाली अकबर के शासनकाल के दौरान कुलीनता के साथ साथ सेना को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन की एक विशेषता थी और वह धर्म को राजनीति अलग करने वाले पहले मुगल बादशाह थे। ये लिखा हुआ आपका कौन सा, 1582 में मुगल बादशाह अकबर ने सती प्रथा मैंने बताया गैर कानूनी घोषित कर दिया था। 1663 में औरंगजेब ने फिर इसे क्या कर दिया जाता है, इसे फिर से क्या कर दिया था, खत्म करने की कोशिश की थी सती प्रथा को। किस मुगल सम्राट को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर मतलब होता है विश्व विजेता, ये औरंगजेब, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, लिखा हुआ है आलमगीर या विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने मराठों को शामिल करने के लिए उसने गोलकोंडा तथा बीजापुर पर हमला किया था। हालांकि औरंगजेब ने उन्हें हरा दिया था और मराठा और मुगलों के बीच में एकमात्र सीमा हटा दी थी। जैन सरकार के अनुसार डेक्कन अल्सर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। जब वो दक्कन की तरफ निकलता है, मराठाओं से जब पंगा लेता है, तो बाद के जो बोल सकते हैं औरंगजेब का शासनकाल जो देखने मिलता है वो आपका देखने मिलता है 1657 से 56 या 57 से चलता है, 58 से 1658 से जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाता है और तब से चलता है 1707 तक। तो लास्ट ये लगभग 50 साल का शासनकाल है। इसमें से शुरुआत के 25 साल तो बहुत बेहतर जाते हैं और यहाँ पर लास्ट के 25 साल मराठा उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आगे लिखा, महोत्सव नामक नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए अलग अलग विभाग बनाया था। भांग और औषधियों के पीने, खेती और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुगल दरबार में निषिद्ध संगीत, शाही ज्योतिषियों और खगोलविदों को खारिज कर दिया था। संगीत सुनना पसंद नहीं होता था। झरोका दर्शन की बंद प्रथा थी। दशहरा समारोह का समापन किया था। हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। उनके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1679 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दोबारा से स्टार्ट कर देता है कौन, आपका औरंगजेब। और सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्हें मार देता है। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। या शीशगंज साहिब जो मैंने बताया था दिल्ली में। दिल्ली में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स प्रदान किए थे? ये था शाह आलम द्वितीय। तो लिखा हुआ है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बक्सर 1764 की लड़ाई में हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए थे। मतलब वो फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल की तरफ। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार उन्हें दे दिए थे। दीवानी अधिकारों का अर्थ होता है भूमि राज्यों से एकत्र करने का अधिकार केवल किनको होगा, अंग्रेजों को। शाह आलम द्वितीय की अगर बात करें 1728 से 1806 तक 18वें मुगल सम्राट थे। आलमगीर द्वितीय उसके बेटे थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपने सहयोगियों मीर कासिम और बोल सकते हैं सुजाउद्दौला, तो ये दो थे बक्सर के युद्ध में साथ में लड़ते। मीर कासिम ये बंगाल का नवाब रहता है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब रहता है। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। बक्सर आपका आता है बिहार की तरफ, ठीक है ना। तो हार जाते हैं ये। और इसके बाद अब इलाहाबाद की संधि 2 बार साइन होती है, ठीक है ना। एक बार इसके साथ होती है सुजाउद्दौला के साथ और एक बार होती है किसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। ये आपने याद रखना है। फर्रुखशहर की बात करें 1713 से 1719 का क्या शासनकाल है। फर्रुखशहर ने पेशवा बालाजी बाजीराव को मराठा भूमि पर चौथ और सरदेशमुखी एकत्र करने की अनुमति दी थी। फर्रुखशहर ने इस सफलता को सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खां और हुसैन खां बरों को मान्यता दी थी। शाह आलम प्रथम जो आते हैं आपके 1707 से लेकर 1712, तो ये उनके बेटे हैं, औरंगजेब के बेटे हैं। और ये आपने याद रखना है बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी शाह आलम प्रथम को जाना जाता है। उन्होंने अपने भाई मोहम्मद आजम शाह के साथ 1707 में जाजमाओ की लड़ाई लड़ी थी। ये भी उत्तराधिकार का युद्ध था। सुजाउद्दौला 1754 से लेकर 1775 तक, तो ये अवध का नवाब था। 1754 से लेकर 75 तक अवध। अवध मतलब आपका लखनऊ वाला क्षेत्र। उन्हें बंगाल के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं हेक्टर मुनरो। और जो संधि साइन होती है, जो संधि साइन होती है इलाहाबाद की संधि, उसके लिए वापस बुलाया जाता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को 65 में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।